मेरे सीने में बहुत कुछ दफन है, मुझे मौके नहीं मिले कि यहां तो धरना लग गया, बाकी जगह तो कीड़ी भी नहीं मर रही। भड़काया गया, तैयारियां की गई, लिस्टें बनाई गई। 3 दिन के कर्फ्यू के बावजूद पेट्रोल की कैनियां इकट्ठी की गई, बोतलों में पेट्रोल डाला गया, डंडों पे गंडासे वेल्डिंग कराए गए, उनके ऊपर चढ़वाए गए, गंडासे बनवाए गए और किसी को ऐसा वातावरण बनाया गया, किसी को भेज करके रोहतक के सर्किट हाउस के सामने बीएसएफ के इंस्पेक्टर प्यारे लाल की जांग के अंदर गोली मारने के लिए 3 आदमियों को भेजा गया। इस हरियाणा को जलाने के लिए, इस हरियाणा के भाईचारे को तोड़ने के लिए बहुत लंबे समय से साजिशें चल रही है। शिकायत उनसे कि जो उनका इस्तेमाल कर रहे थे, इसी कमरों में बैठ करके अपनी कोठियों में षड्यंत्र रचने का काम कर रहे थे। कितने हजारों लोगों की रोजी रोटी खत्म हो गई, कितने दुकान प्रतिष्ठान मकान और कितने ज्यादा। सवाल एक का नहीं था, 27 एफआईआर हुई थी और मैं पहले दिन 2016 के 19 फरवरी की शाम को मैंने कह दिया था, भाई कोई बात नहीं, सारा परिवार बच गया, हाथ जोड़कर सब अपने घर चले जाओ, शांति बनाओ, भाईचारा बनाओ, मिलजुल कर रहो, इसने खत्म करो, अपने घर आ जाओ। रात की आज भी मेरे पास वो बात कायम है। बोले इसकी मां नाट गई, वो स्वर्ग में है मेरी माँ, और यह मेरी पंचायत, यह झूठ बोले तो यह पगड़ी आपने मेरे सर पर रखी है, जिंदगी में कभी पगड़ी नहीं पहनेंगे। मेरी माँ ने पहले दिन कह दिया था कि बेटा जिसने गलत कर दिया, वो जिस क्षण में गलती करता है उसी क्षण से उस गलती का पाप उसको अपने मन में ही उसको तकलीफ देने लग जाता है। बेटा हमें किसी का बुरा नहीं सोचना। और आरती हुई फौजें जब जाती हैं तो जहां से जाती है वहां के जोड़ में कुएं के पानी में जहर मिला करके जाती है, खड़ी फसलों को आग लगा करके जाती है, ताकि वहां पर खुद आने वाले को न तो पीने का पानी नसीब हो, न उनको फसलों का अनाज नसीब हो। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। आज हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा किसी बात की आवश्यकता है तो वह समस्त समाज आपस के अंदर जो अविश्वास बना है, आपस के अंदर जो भरोसा टूटा है, आपस के अंदर जो प्रेम प्यार स्नेह और भाईचारा जो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल से बना करके रखा था, उसके अंदर कहीं न कहीं कोई कमी आई है। आज सारा समाज ये महसूस करता है कि हमें अपने पूर्वजों के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके फिर से उन्हीं रवायतों को कायम करते हुए अपने भाईचारे को फिर से कायम करना चाहिए। और इसी कड़ी में हमने भी संकल्प लिया कि अपनी जिम्मेदारी, अब मैं भी उम्र की दृष्टि से 58 साल का हुआ हूं और जब अपने शास्त्रों के अंदर वर्णन आता है कि व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर जहां 25 साल पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने में लगाने चाहिए, अगले 25 साल अपने परिवार के पालन पोषण भरण के लिए गृहस्थ आश्रम में लगाने चाहिए, अगले 25 साल समाज को अपना योगदान देते हुए वानप्रस्थ आश्रम में अपने अनुभव का लाभ समाज को मिले, उस तरीके से बिताने चाहिए। उसके बाद के 25 साल वो संन्यास आश्रम की दृष्टि से परम पिता परमात्मा की लो जगा करके और समाज के साथ में अपने आप को जोड़ करके परमात्मा के साथ जुड़ने का कोशिश करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे भी महसूस होता है कि मैं आप मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी, बहुत अनुभवी लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन उन्हीं की कड़ी में जोड़ता हुआ ये मान करके कि शायद 70% मेरे से उम्र में छोटे होंगे, 70 से भी ये 2-4% लामा साहब ज्यादा भी हो सकते हैं जो उम्र में मेरे से छोटे होंगे। मेरा फर्ज बनता है कि अपने जीवन का अनुभव वो भी मैं आपके साथ में साझा करूं, जो भी परमपिता परमात्मा ने योग्यता दी है और जो हमारे जीवन के अंदर कोई न्यूनताएं, कोई कमियां रह गई हैं, जो कोई भूल चूक और गलतियां भी हुई हैं, उनके भी अनुभव का लाभ
वो समाज को मिले। इस नाते से एक प्रकार का हमने यज्ञ का अनुष्ठान करने का संकल्प किया है कि हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जाकर के, जो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि इस प्रकार का भाईचारा सम्मेलन पूरे प्रदेश में होना चाहिए, मैंने भी संकल्प किया कि आप सबके आशीर्वाद सहयोग से और आप सबको साथ लेकर के पंचकुला से लेकर के पलवल तक इस भाईचारे को फिर से जगाने का, इस लोक को लेकर के हम जो है इसको जगाने का काम मिलकर के करेंगे। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? एक शायर ने कहा है कि पीड़ पर्वत से हो चुकी है, कि पीड़ा जो है वो पहाड़ जैसी हो चुकी है, पीड़ पर्वत सी हो चुकी है, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, मगर आग कहीं भी हो ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। और वही शायर ने फिर कहा, कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, वो कहता है एक पत्थर को जरा तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर को उछाल कर इस हरियाणा को जलाने में, इस हरियाणा को जलाने के लिए, इस हरियाणा के भाईचारे को तोड़ने के लिए बहुत लंबे समय से साजिशें चल रही है। राजनीति का ऐसा गंदा घिनौना खेल चलता चला गया जिसने 2 पीढ़ियां खा ली है। और राजनीति के अंदर जाति का सहारा कौन लेता है? राजनीति में जाति का सहारा वो लेता है जो अपने कर्म से कमजोर होता है, अपने विचार से कमजोर होता है, जिसको अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं होता, तब जाकर के वो जाति का सहारा देता है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी देखो कि जब उसको जाति का सहारा लेकर के वोट ले जाकर के सरकार तो बनाए, लेकिन सरकार बनते ही वो अपने जाति समाज को भूल करके वो केवल मात्र अपना परिवार और अपना घर बनने का काम करते आए हैं। जो यूं कहते हैं कि हमारे तो दादा लाई हजारों हजारों किले जमीन थी, उनकी फर्ज निकाल कर देख लो तो कुछ नहीं पाता, और पीछे जो है सारा हरियाणा लूट करके और अपने पता नहीं क्या क्या बना बना करके और अपने परिवारों को आगे बढ़ा। ऐसे समाज को लूटा गया, समाज को भरमाया गया है। रोजमर्रा के जीवन में ये जाति इतना बड़ी बात होगी कि समझ में नहीं आता। हमें तो हमारे पूर्वजों ने वेद शास्त्र के नाते से हमें तो ये बताया कि 2 ही जाति होती है, एक जाति मनुष्य जाति और एक जाति पशु जाति। वो जाति तो 2 ही होती है, बाकी तो सारे इंसान हैं, मानव हैं। और वर्ण भी बताए तो वर्ण भी इस रूप में बताए कि भाई कोई भी व्यक्ति जो भी जन्म लेगा वो कोरा है, वो कोरा है, लेकिन अपनी शिक्षा ग्रहण करके जो भी कोई काम करेगा उस काम के आधार पर उसका वर्ण बढ़ जाएगा। और ये नहीं कि वर्ण भी जीवन में एक बार पक्का हो लिया, वर्ण भी जो है एक दिन के अंदर सुबह अगर मैं मेहनत करूंगा, खेत में काम करूंगा, अपने घर की साफ सफाई करूंगा तो मैं शूद्र वर्ण का काम करूंगा। मैं कोई अच्छी पढ़ाई लिखाई ज्ञान की धर्म की बात करूंगा तो मैं ब्राह्मण वर्ण का काम करूंगा। और अगर मैं कोई मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, समाज में कुछ दान पुण्य करने के लिए, कुछ अर्थ कमाने के काम करूंगा तो मैं वैश्य का काम करूंगा। और जब देश के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो कमजोर और गरीब को जरूरत पड़ जाए और जब मैं खाना खा लूंगा तो मैं क्षत्रिय बन जाऊंगा। इसमें जातियां कहां से आ गई? जातियां लाया गई राजनीति के। हमारी जातियों का आधार इतना ही था, ये हमारे समाजों की पहचान है, हमारे संबंधों की पहचान है, हमारे रिश्ते नातों की पहचान है। हमारे पूर्वजों ने जातियों को लेकर के आए बड़ी सोच समझ करके जाति व्यवस्था को, कि भाई ये हमारे रिश्ते नाते संबंधों का ये हमारा एक दायरा है,
और इसकी हम पहचान इससे करते हैं। यहां तक बात सही है। और इसीलिए जाट धर्मशाला भी बनेगी, इसीलिए भैणी धर्मशाला भी बनेगी, पंजाबी धर्मशाला भी बनेगी, राजपूत धर्मशाला भी बनेगी, इसीलिए जो है पिछड़े समाज की धर्मशालाएं भी बनेगी, हमारे अनुसूचित जाति के समाजों की धर्मशालाएं भी बनेगी। लेकिन उनका मतलब ये नहीं हुआ कि शहीद उधम सिंह की शहादत को मनाने का काम केवल कंबोज धर्मशाला में होगा। इसका मतलब यह नहीं होगा कि शहीद मदन लाल धिंगड़ा जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के एक एक समाज के लिए, कि उसकी कुर्बानी को केवल पंजाबी धर्मशाला में मनाया जाएगा। महर्षि वाल्मीकि को केवल, संत रविदास जी को केवल, संत कबीरदास जी को केवल दलित समाज के भाई अपना भगवान मानेंगे, या महात्मा ज्योतिबा फूले को केवल मात्र सैनी समाज के भाई उनकी पूजन करेंगे? वो सर्व समाज के। धर्मवीर तेरिया जी हमारे दीन बंधु रहबरे आजम सर छोटूराम ने 1930 के कालखंड में एक जाट सभा का गठन किया था, और उस जाट सभा के अंदर सभी बिरादरियों के लोग हुआ करते थे। उसके अंदर अनुसूचित जाति के भाई भी हुआ करते थे, सारे किसान और कृषक जातियों के भाई भी उनको हुआ करते थे। 3-3 दिन के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अधिवेशन चला करते थे, और चर्चाएं हुआ करती थी कि समाज के अंदर किस प्रकार से समाज को दिशा होनी चाहिए, समाज की किस प्रकार से दिशा देने का काम करना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया था। हम जब अपने गांव में जो व्यवहार करते हैं, हम गांव में जो खाट पर बैठेंगे तो सिराना पाए देख करके, जब सिराना बैठना है बुंडू भाई सरपंच साहब, सिराना बैठांगे, पाए बैठांगे, जाति देख के बैठांगे, उम्र देखकर नेक देख के बैठांगे? बताओ, उम्र और नेक देखा जाएगा। और जब हम शादी बारात का जनेत किसी दूसरे गांव में जाएगी, उस गांव में जनेत जो है वह बारात अपना स्वागत जो है वह प्रोग्राम के साथ साथ जो है गांव के अंदर 10-15 जने गांव की गली में जाएंगे। भाई जिस गांव से बारात आई है उस गांव की कोई बेटी को धी ध्यानी 36 बिरादरी की हो तो वो घरा बेटी पावेगी, अपनी चाह की तैयारी जैसी जिसकी हैसियत है वो तैयारी करे पाओगी, और तब जाकर के उसका मान सम्मान करके आओगे, उसका भरोसा दे के आओगे कि तेरे पियर से या बारात आई है, तेरे संभालन आई है, तेरे मिलन आई है, और तेरे गांव की एक और जो है संबंध रिश्तेदारी हुई है, तुझे बताने के लिए आई। कितनी सुंदर व्यवस्थाएं थी, उसमें जाति कहां थी? तो जाति कौन लेकर के आ गया, कैसा आ गया? मैं आपको बताना चाहता हूं। सन 1398 के अंदर, मेरी आवाज साफ सुन रही है? सन 1398 के अंदर तैमूर लंग 92,000 सैनिकों के साथ उसने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया, हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। दिल्ली उसने तहस नहस कर दी, और वो नीचे दक्षिण की तरफ, गुजरात की तरफ चला गया। वापिस लौट रहा था तो 1398 का कार्तिक महीने का बली का 5वां दिन उत्तर प्रदेश के बड़ौद के अंदर एक, उसको चौगामा बोला जाता है, ये डिगोतर, ये 4 गांव है वहां के। वहां पर 1398 के कार्तिक के महीने के 5वीं बदी का 5वां दिन था, और एक महापंचायत का आयोजन किया गया। उस महापंचायत के अंदर हजारों लोग इकट्ठे हुए, और वहां पर इस बात पर चर्चा हुई कि तैमूर लंग की फौजें वापस आ रही हैं, और वो मथुरा और गाजियाबाद के बीच में पहुंच गई है, और इतना जुल्म करके गई थी कि जब वो दिल्ली क्रॉस करके गई थी तो दिल्ली के अंदर इतनी हत्याएं कर दी थी कि संस्कार करने वाले आदमी नहीं बचे थे, लाशें सड़ी थी जब वो गया था वहां से। तो लोगों ने पंचायत करके फैसला किया कि तैमूर लंग जो है अब वापिस आ रहा है। दिल्ली का जो बदला अगर नहीं ले लिया तो फिर आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां वो हमारी पीढ़ी को कोसेंगी,
तो की 36 बिरादरी की पंचायत ने इकट्ठा होकर के और फैसला लिया कि इकट्ठे हो जाओ और खापों के नेतृत्व में इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर के तैमूरलंग को जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। 1398 की उस पंचायत की अध्यक्षता 95 साल के बाबा देशपाल राणा ने 95 साल के देशपाल राणा की अध्यक्षता में हुई। सेनापति चुने गए, उप सेनापति चुने गए। सेनापति कौन कौन बने? जोगराज सिंह गुजर सहारनपुर का, उनको सेनापति बनाया गया। उनके अंदर उप सेनापति एक और बने, वो उधर बात कर रहा हूं यमुना पार बागपत बड़ौद उन गांव की उस पंचायत की बात कर रहा हूं। उसमें एक उप सेनापति बना, उसका नाम था इसी हंसी का दुल्ला बंगी था। दुल्ला बंगी बहुत बड़ा मशहूर धाड़ी था। उसका बताते हैं कि 53 धड़ी वजन था और वो बहुत बड़ा तगड़ा था। उसको लेकर के गए थे कि भाई तुम जो है यहां नेतृत्व करोगे। और उस दुल्ला बंगी ने जब उसको उप सेनापति बनाया, उसने कहा मैंने सारी जिंदगी धाड़े बहुत मारे हैं, लेकिन आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपने देश के लिए अपने इन खापों के आदेश के ऊपर अपने आप को कुर्बान भी कर दूंगा। तो उसने अपनी सातड़ काट करके बाबा देशपाल के चरणों के अंदर अपना खून की कसम खा करके कहा, जब तक जोगा गुजर जिंदा है तब तक जो है वह तैमूरलंग को जिंदा वापस ले जाने दूंगा। उसी के अंदर एक सेनापति बने, वीर हरवीर जाट बादली का गुलिया था। उसी में एक सेनापति बने पंडित सरदू शर्मा जी थे, वो त्यागी थे। कोई अलग अलग मेरा सबका रिकॉर्ड है, 1398 के इतिहास में सबका रिकॉर्ड है। ये 75 साल के राज में हमारा सच्चा इतिहास छुपाया गया है। और उसके अंदर वो सारी सेना इकट्ठी हुई, 65,000 हमारे जवान इकट्ठे हुए, 500 घुड़सवारों की फौज तैयार की गई कि वो तैमूरलंग की सेनाओं के साथ साथ चलेगी। 40,000 हमारी बेटियां, हमारी जो पूर्वज थी माताएं, 40,000 की सेना बनी। उनका नेतृत्व दिया राम प्यारी गुजरानी को। राम प्यारी गुजर ने उनका नेतृत्व करने का काम किया था। 40,000 महिलाओं ने उस युद्ध के अंदर भाग लिया था। कौन सा इतिहास के अंदर, दुनिया के अंदर कोई दूसरा इतिहास में कोई लड़ाई बता दो जिसमें बराबर आदमियों के बराबर कंधे से कंधा मिला करके और महिलाओं ने लड़ाई लड़ी हो। साथियों, 1398 की उस लड़ाई में जब मथुरा से चल करके तैमूरलंग को यमुना पार नहीं करने दी, मथुरा से कोशिश करी, गाजियाबाद से कोशिश करी, लोनी से कोशिश करी, उसने करता करता गंगा की तरफ ले गए और वो चलता चलता वो हरिद्वार तक पहुंच गया। हरिद्वार में वहां उसको मौका मिला पहाड़ियों को पार करके। उस हरिद्वार से पहले एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ पुरकाजी के अंदर, जिसको पुरकाजी के युद्ध के तौर पर माना जाता है। वहां पर हरवीर जाट गुलिया ने वो जो तैमूरलंग के जो छाती में भाला मारा था, और तब इसके हमारे शिवालिक की पहाड़ियों के साथ लगता लगता छुप छुप करके उसकी सेना जो लगभग खत्म हो चुकी थी, वो छुप छुप करके देहरादून से उनकी पहाड़ियां कोंटा साहिब होते हुए और फिर जाकर के वो निकला। लेकिन रास्ते में ही उस भाले की चोट से वो खेत हो गया, वो मारा गया। मैंने ये दास्तान, ये कहानी क्यों सुनानी पड़ी कि मेरा भाईचारा कहां जा रहा है? जब लड़ करके इन खापों में कोई राजा रजवाड़ा नहीं था, कोई सम्राट नहीं था, कोई गद्दी नशीन नहीं था। इन खापों की ताकत थी और भाईचारे की ताकत थी, जिसकी बदौलत उस तैमूरलंग को नेस्त नाबूद करने में 26 बिरादरी ने मिलकर के अपनी भूमिका निभाने का काम किया था। और आज ऐसा हो जाता है, ये बुढ़ाना के भाई बैठे, पिछले दिनों बुढ़ाना के अंदर एक माई का एक बहन की हत्या हो गई। वो इंसान की हत्या हुई, एक 2 जनों की हुई थी, उधर महिला की हत्या हुई थी, एक इंसान मरा था। लेकिन इंसान नहीं, अखबारों ने लिखा है जाति का, एक जाति की महिला मरी और दूसरी जाति के जातियों में अपने सामने लड़ाई। इंसान की मौत की किसी को परवाह नहीं हो रही और जातियों का संघर्ष बढ़ा दिया गया।
न्याय मांग रहे थे गांव के लोग, लेकिन उसको जातियों में टकराने का काम किया गया। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर 2010 में जब ये सारा जाट आरक्षण का खेल रचा गया, ये पूरा का पूरा जो रावण लीला रची गई, रावण लीला रचने वाले का किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतिहास की बातों को जरूर बताना चाहूंगा कि 2010 के अंदर ये मैयड़ में आंदोलन के ऊपर शहीद हुए भाई सुनील लाडवा से, एक गढ़वासरा जी थे वो शहीद हुए, 3 शहादत हुई थी और वो कुर्बानी दी। मुकदमे बने, सैकड़ों लोगों को मुकदमे झेलने पड़े, लोग राजनीति कर गए, लोग खेल गए, लेकिन जिनके घरों के चिराग बुझे थे वो अपने घर में अपना दुख लेकर के बैठे रह गए। जिनके बालकों के मुकदमे थे, मुकदमे भुगतते रह गए। जिनके बच्चे पीएड डिक्लेयर हो गए, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, ना सरकारी नौकरी, ना सरकारी सुविधा और ना कोई शादी ब्याह करे। लेकिन कौन, किसने आवाज उठाई, कौन बोला? भाई लाडवा में सुनील की 13वीं में मैं वहां उपस्थित हुआ था। बड़ी मुश्किल से रास्ते पार कर करके मैं वहां पहुंचा था, लेकिन मैंने देखा किसने आवाज उठाई। 2014-13 के अंत में झूठा आरक्षण केंद्र सरकार ने पास किया। मैंने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करी, मेरी वीडियो है, वो तो दोबारा डाल दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते मैंने हिम्मत करी और वो मेरी वीडियो है। मैंने 2014 की जनवरी में मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अभी भी जो हमारे जो नेता थे कि भाई सरकार के 5 महीने बच रहे हैं, आरक्षण देना चाहते हो ईमानदारी से, सच्ची नीयत से, तो कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए एनसीबीसी का गठन हुआ है, उसके सदस्य हैं, वो रिपोर्ट एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को दे दो और वो उस रिपोर्ट में मोहर लगवा लो और कैबिनेट में मंजूरी दे दो, हो गया काम। इसमें इतना और ज्यादा झूठ फरेब करने की जरूरत ही नहीं है। और मैंने तब भी कहा था कि ये जो आरक्षण दिया है, ये बदनीयती से जानबूझकर इसमें कमी रख करके कि सुप्रीम कोर्ट में हम भी कानून को समझते हैं कि ये नहीं ठहर पाएगा। 5 महीने बच रहे हैं, मैंने नाम ले लेकर के कहा था 5 महीने बच रहे हैं, सरकार तुम्हारी, केंद्र में सरकार तुम्हारी। और यूं भी रुका बच रहा था कि सरकार ने अपना हरियाणा वाला जेब में रखा करता था, दिल्ली ने तो यूं भी खूब रुका था। मैं कहा भाई सारा जोर ला ले और दबा दो, लेकिन नहीं। करना क्या था? करना तो यह था कि उनको जाता हुआ सरकार दिखाई दे रही थी और हारती हुई फौजें जब जाती हैं तो जहां से जाती है वहां के जोड़ में, कुएं के पानी में जहर मिला करके जाती है, खड़ी फसलों को आग लगा करके जाती है, ताकि वहां पर खुद आने वाले को न तो पीने का पानी नसीब हो, न उनको फसलों का अनाज नसीब हो। हारती हुई फौजें, जाती हुई फौजें, भागती हुई फौजें 2014 में हरियाणा प्रदेश में समाज के अंदर ऐसा जहर घोल करके गई कि वो तैयारी करके गई और जैसे ही मौका मिला कैसे उनको सरकार को, जो सरकार बनी है लोकतंत्र में 5 साल का वोट की ताकत से, जनता ने जिसको बना दिया बनाया, उसको 5 साल का मौका मिलना चाहिए। गलती करेंगे तो जनता फिर से बदल देगी, लेकिन उनको लोकतंत्र संविधान में विश्वास नहीं था। उन्होंने तो जनता को फिर बरखलाया, भड़काया और कहा कि यहां तो धरना लग गया, बाकी जगह तो कीड़ी भी नहीं मर रही। भड़काया गया, तैयारियां की गई, लिस्टें बनाई गई। 3 दिन के कर्फ्यू के बावजूद पेट्रोल की कैनियां इकट्ठी की गई, बोतलों में पेट्रोल डाला गया, डंडों में गंडासे वेल्डिंग कराए गए, उनके ऊपर चढ़वाए गए
गंडासे बनवाए गए और किसी को ऐसा वातावरण बनाया गया, किसी को भेज करके रोहतक के सर्किट हाउस के सामने बीएसएफ के इंस्पेक्टर प्यारे लाल की जांघ के अंदर गोली मारने के लिए 3 आदमियों को भेजा गया। 3 आदमियों की गोली मारने के बाद अफरा तफरी का माहौल बना करके आईजी की कोठी को प्रोटेक्ट करने का एक मामला चलाया गया। उससे पहले की कहानी रावण लीला की लंबी हो जाएगी। उससे पहले रोहतक के अंदर 35 एक का नारा लगा करके 35 का नारा लगाने वाले भी पदाधिकारी थे, ठीक पार्टी के पदाधिकारी थे। और 35 के सामने एक खड़ा करने वाले 35 का ना झंडा लेकर के छोटराम चौक रोहतक पकड़े थे और एक का प्रतिनिधि कोर्ट के सामने कुर्सी लगा करके चंद वकील बैठे थे। ये रावण लीला का खेल, ये 10 साल इसलिए चुप रहा। 10 साल हमने सोचा कि एक बार किसी न किसी को तो शिव बनना पड़ेगा, किसी न किसी को तो जहर पीना पड़ेगा। इस 36 बिरादरी के भाईचारे को फिर से अगर इकट्ठा करना है तो एक बार सारी चीजों को देखना पड़ेगा कि इंसानियत कितनी नीचे तक गिरती है, किस हद तक इंसानियत जो है गिर के दिखाती है। हमें किसी से नुम करने वाले वो बेचारे मोहरे, वो बेचारे प्यादों से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो तो इस्तेमाल किए हुए हथियार थे। शिकायत उनसे कि जो उनका इस्तेमाल कर रहे थे, इसी कमरों में बैठ करके अपनी कोठियों में षड्यंत्र रचने का काम कर रहे थे और अपने मामलों के चक्कर में हजारों नए मामले नौजवानों के बनवा रहे थे। अपने मामले सुलझाने के लिए हजारों मामले बनवा दिए। ऐसा तांडव हरियाणा तो क्या हिंदुस्तान के इतिहास में भी कभी नहीं हुआ होगा। कैसे समाजों को आपस के अंदर लड़वा करके, लोगों को बहका करके, नौजवानों को बरगला करके ऐसा तांडव रचा गया। केवल एक कोठी का विषय नहीं मास्टर जी, हजारों दुकानें जली, हजारों के रोजी रोटी खत्म हो गई। एक बूढ़ी माँ एक ढाबे के तंदूर पे, ढाबा बंद होने के बाद रात में रोटी सेक करके और दिन के 100 रुपए कमा लिया करती थी। उस बूढ़ी माँ की भी कोई तो है, एक एक का दर्द सुनाओ तो कितने हो जाएंगे, ऐसी हालात पैदा करती थी। कितने हजारों लोगों की रोजी रोटी खत्म हो गई, कितने दुकान प्रतिष्ठान मकान और कितने ज्यादा। सवाल एक का नहीं था, 2700 एफआईआर हुई थी और मैं पहले दिन 2016 के 19 फरवरी की शाम को मैंने कह दिया था, भाई कोई बात नहीं, सारा परिवार बच गया, हाथ जोड़कर सब अपने घर चले जाओ, शांति बनाओ, भाईचारा बनाओ, मिलजुल कर रहो, इसने खत्म करो, अपने घर आ जाओ। रात की आज भी मेरे पास वो बात कायम है। लेकिन साथियों, उसके बाद फिर से बहुत सारे साथी 5, 7, 10 ऐसे यहां बैठे हैं जिनको आज सुबह एक साथी मेरे शर्मा जी हैं, 20 साल से मेरे साथ 24 घंटे का उनका हमारा मिलना जुलना। मैं पूछने लगा, 10 साल में पहली बार पूछी, मां शर्मा जी आप कहाँ थे? बोले जी मैं गेट पे था। मैं कहा आपने कभी आज तक बताया नहीं कि क्या आपने देखा, क्या महसूस किया? बोला जी आपने पूछा नहीं, लेकिन जो महसूस किया, रात को नींद आज भी उड़ जाती है। बोला कोई थैले में कोई पैकेट में कुछ ऐसा पाउडर ले रहे थे, गाड़ियां पर फेंके थे और भभक जाता सब कुछ, और वो पानी गिरने में भी नहीं बुझा था, ऐसा काम कर रहा था। साथियों, ये तैयारी कोई एक गोली चलाने से तैयारी नहीं थी, गोली भी खुद चलवाई थी और भड़काने का काम भी खुद किया था। सारे ड्रामे रचे गए और फिर जो हरियाणा जलाया गया और हरियाणा को चक्कर में डाला गया। साथियों, एक अकेला तो एक दिन की मेरी मां ने पहले दिन कह दिया। एक अपना भाई है, वो कई बार ये बयान देता है, मैंने देखा उसका, बोला इसकी मां नाट गई, वो स्वर्ग में है मेरी मां और यह मेरी पंचायत, यह झूठ बोले तो यह पगड़ी आपने मेरे सर पर रखी है, जिंदगी में कभी पगड़ी नहीं पहनेंगे। मेरी मां ने पहले दिन कह दिया था कि बेटा जिसने गलत कर दिया, वो जिस क्षण में गलती करता है उसी क्षण से उस गलती का पाप उसको अपने मन में ही उसको तकलीफ देने लग जाता है। बेटा हमें किसी का बुरा नहीं सोचना, ये उन्होंने कहा। बस मेरे भाई से कहूं कि भाई थोड़ा सा सोच समझ करके, थोड़ा सा कुछ तो विवेक रखना चाहिए।
दो मनुष्य और पशु में इतने अंतर है। मनुष्य को कहते हैं सामाजिक पशु है, क्योंकि उसमें विवेक है, और विवेक ही नहीं रहेगा तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर नहीं रहेगा। क्या बोलना क्या नहीं बोलना, किस तरह से बोलना। मेरी आप सभी से इतनी कि कहानी बहुत लंबी है कि जिस प्रकार का मेरा एक ही बात थी, जो भी कोई बड़े बड़े पंचायती थे, मैं हाथ जोड़ कर कहता था, मैं कहा भाई यह तो एक दिन का मामला है, एक के मिनट का मामला है, तो वो मामला है नहीं। असली बात तो यह है कि सारे भाईचारे ने इसने संगवाओ के ऊपर, इसने जोड़ो के ऊपर, इस विश्वास को दोबारा कैसे बढ़ाओ, ये समाज का 36 बिरादरी का प्यार प्रेम दोबारा कैसे बढ़ाओ, ये विश्वास तो कराओ कि गलती समाज नहीं करता, गलती कौम नहीं करती, गलती समूह नहीं करता, गलती को 2 4 5 आदमी करते हैं। सच्चाई को सामने ले आओ। और 2016 क्यों, 2010 से लेकर आज तक हरियाणा जलाया जा रहा है, सारी सच्चाई को लेकर के आओ। 2727 FIR खत्म हुई, सारे मुकदमे संविधान और न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार पूरे होंगे, हो रहे हैं। लेकिन जो कई बार मेरी बात जो भाई संदीप ने भी कही कि 2010 के मुकदमे किसने संभाले और उनके लिए न्याय के लिए कौन खड़ा हुआ और कौन खड़ा होगा। साथियों, उनके लिए भी खड़ा होना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे जिम्मे जो ड्यूटी लगाओ, जो मेरे जिम्मे पुगाओ, भाई मेरे जिम्मे या ला दोगे, मैं आपको भरोसा दिला करके कहता हूं, उसमें सोचूंगा नहीं, उसको 21 करके आपको दे करके दिखाऊंगा। मेरे बहुत सारी बातें हैं जो माइक से नहीं कही जा सकती, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन डॉक्टर संजीव बालिया ने एक भाषण में कहती थी जो मैं नहीं कह सकता, कि जो 2013 के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर मामले थे, मैंने भाई को भरोसा दे दिया था कि भाई जितने भी नौजवानों के मुकदमे लगे हैं, इनके वकील के लिए, इनकी अपील के लिए, इनकी जमानत के लिए जो भी कुछ करना पड़ जाए, मुझे आपने सिर्फ 1-2 हरफ लिख करके भेजने हैं कि भाई ये मदद की जरूरत है। आपको 24 घंटे नहीं लगेंगे, रास्ता ही केवल जितना समय लगेगा उतने में आपको मदद मिल जाएगी, आपको मदद पहुंच जाएगी। हम अपने पूर्वजों से सीखा। मैं पिछले दिनों डॉक्टर रामजी लाल की डायरी पढ़ रहा था, किताब पता नहीं कितनों ने पढ़ी है, लेकिन इस धरती का जो बाशिंदा है, ये हिसार सिरसा से लेकर के और रोहतक तक, झज्जर तक का जो बाशिंदा रहता है, दोनों तरफ के जींद भिवानी सब मिला लो, उसको अपना इतिहास जानने के लिए डॉक्टर रामजी लाल की डायरी नाम की किताब है, वो जरूर पढ़नी चाहिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि भाई मेरे वो दादा थे, वो सांगी गांव के थे, 1905 में हिसार में CMO बन के आए थे, डॉक्टर थे, और वो रोज अंग्रेजी में डायरी लिखते थे। उस इतिहास के अंदर इतनी इतनी बातें छुपी हैं अपने सर्व समाज के भाईचारे की। हमारे परदादा राजमल जैलदार जी का रोज वहां वर्णन है, सेठ छाजूराम जी का उसके अंदर वर्णन है, किस प्रकार से इस पूरे इलाके के बड़े बड़े लोगों का, वहां पूरा सभी बिरादरियों का उसके अंदर पूरा इतिहास लिखा हुआ है। और बहुत उसकी भी गहराई की बातें हैं, लेकिन वो आज लंबी बात नहीं छेड़ूंगा, कहेंगे अभी मन्नू ने तो आज पूरी जो है सारे छेड़ लिया। लेकिन मैंने एक शुरुआत किस बात से करी थी, मेरे सीने में बहुत कुछ दफन है, मुझे मौके नहीं मिले।